प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में बांग्लादेशी मूल के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका गए यूनुस न्यूयॉर्क के होटल में ठहरे हुए हैं। यूनुस के यहाँ होने की जानकारी मिलने पर प्रदर्शनकारी होटल के बाहर जमा हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और शेख हसीना को हटाए जाने के तरीके को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस के होटल के बाहर जमा लोगों ने यूनुस वापस जाओ, यूनुस सत्ता छोड़ो, यूनुस शर्म करो और हिंदुओं पर हमले बंद करो जैसे नारे लगाए। होटल के बाहर नारेबाजी कर रहे एक प्रदर्शनकारी शेख जमाल हुसैन ने ANI से कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने असंवैधानिक और अवैध तरीके से सत्ता हासिल की है। उन्होंने गंदी राजनीति से सत्ता हासिल की है। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंसा में बहुत से लोग मारे गए और देश की छवि को धक्का लगा। यूनुस का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यूनुस कैसे देश की सत्ता संभाल सकते हैं जब शेख हसीना ने PM पद छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक निर्वाचित PM शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन पर दबाव बनाकर गलत तरीके से देश के बाहर जाने पर मजबूर किया गया। ऐसे में यूनुस की सरकार वैध नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले की दखल की गुजारिश की है। यूनुस का विरोध कर रहे रोनाल्ड ने कहा, हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन बलपूर्वक सत्ता हासिल करने के बाद यूनुस सरकार में तमाम लोगों, खासतौर से कमज़ोर तबकों को मारा गया है। मौजूदा सरकार में लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर रहमान ने कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने आए अवैध अनिर्वाचित व्यक्ति का विरोध करने के लिए आया हूँ। वह निर्वाचित नहीं है, उसे छात्रों ने नियुक्त किया है, न कि जनता ने। यूनुस ने देश में अवैध कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद इस साल 5 अगस्त को उस समय की PM शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद सेना ने चीज़ों को अपने हाथ में लेते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन किया है। अंतिम सरकार के मुखिया के तौर पर यूनुस अमेरिका में UNGA के सत्र में भाग ले रहे हैं। मंगलवार को उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात भी होनी है। अब हम बात करें यूक्रेन की। रूस के भयानक हमले झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को यूक्रेन की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता के प्रति स्पष्ट समर्थन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। दोनों नेताओं ने भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से इतर न्यूयॉर्क में मुलाकात की। एक्स पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने बातचीत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, यह इस साल हमारी तीसरी द्विपक्षीय बैठक है। हम विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी बातचीत का मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र G20 में हमारी बातचीत को बढ़ाने के साथ साथ शांति सूत्र को लागू करने और दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी करने पर था। हमने उपलब्ध अवसरों पर ठोस चर्चा की है। संघर्ष को लेकर भारत के कूटनीतिक रुख पर जोर देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं हमारी संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट समर्थन के लिए आभारी हूँ। PM मोदी ने बैठक के दौरान कूटनीति और बातचीत के माध्यम से युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय MEA के अनुसार PM मोदी ने भारत के स्पष्ट, सुसंगत, रचनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया जो सभी हितधारकों के बीच जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। बैठक के बाद PM मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। हम द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए पिछले महीने यूक्रेन की मेरी यात्रा के परिणामों को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान, शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई। PM मोदी अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर गए थे। 1992 में नई दिल्ली कीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से किसी प्रधानमंत्री पद की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी। PM मोदी का यह दौरा युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करता है। रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ के रूप अपनाते हुए भी भारत ने लगातार शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। आइए हम बात करते हैं श्रीलंका की। अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। अनुरा ने 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साजिद प्रेमदासा को करीब 13 लाख वोटों के हराने के बाद सोमवार को शपथ ली है। 55 वर्षीय वामपंथी नेता अनुरा जनता विमुक्ति पेरमुना JVP के प्रमुख हैं। उनकी पार्टी को भारत के विरोध और चीन प्रति हमदर्दी के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में अनुरा के हाथ में श्रीलंका की सत्ता से आने को भारतीय हितों के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। अनुरा ने भारत से दोस्ती के संकेत दिए हैं, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि उनके राष्ट्रपति बनने का नई दिल्ली के लिए क्या मतलब होगा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक AKD कहे जाने वाले अनुरा कुमार दिसानायके की चीन से करीबी किसी से छुपी नहीं है और बीजिंग की श्रीलंका में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिशें भी जग जाहिर है। श्रीलंका अपना रणनीतिक हबन-टोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर बीजिंग को सौंप चुका है। श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति पर नजर रखने वाले
आर भगवान सिंह ने डेक्कन हेराल्ड से बात करते हुए कहा कि एकेडी की जीत भारत के लिए चुनौती है। इसकी वजह यह है कि एकेडी का स्वाभाविक सहयोगी स्पष्ट रूप से चीन होगा। एकेडी को 1987 में भारतीय शांति सेना के खिलाफ जेवीपी के विद्रोह के दौरान ही पहली बार प्रसिद्धि मिली थी। उनकी पार्टी जेवीपी ने 1987 के भारत समझौते का विरोध किया था, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। एकेडी का इतिहास भारत की चिंता बढ़ाता है। हालांकि श्रीलंका के बीते वर्षों में भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं और 2022 के आर्थिक संकट से उबरने की मदद के लिए भी दिल्ली ने $4 बिलियन की मदद की थी। इसके बाद श्रीलंका में लंबित कई भारतीय योजनाओं को शुरू किया गया था। लेकिन ऐसे भी अंदेश है कि एकेडी में से कुछ को भारतीय समूह की परियोजनाओं को रोक सकते हैं। एकेडी के चीन के प्रति झुकाव भारत विरोधी इतिहास के बावजूद एक्सपर्ट का मानना है कि उनके लिए नई दिल्ली को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। उनने बीते कुछ समय से भारत के साथ जुड़ने की उत्सुकता भी दिखाई है। दिशा नायके की पार्टी ने हालिया समय में उस तरह की भारत विरोधी बयानबाजी नहीं की जो वो करती रही है। श्रीलंका की संप्रभुता हितों की सुरक्षित करने के लिए दिशा नायके भारत की अहमियत को समझ रहे हैं। दिशा नायके ने इसी साल फरवरी में भारत का दौरा भी किया था। इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा अजीत डोभाल से मिले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को लेकर श्रीलंकाई राष्ट्रपति के कदम पर भारत की नज़र रहेगी। नई दिल्ली को न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक हितों के कारण बल्कि श्रीलंका में तमिल प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भी कोलंबो के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं दिशा नायकों को भी भारत के महत्व का एहसास है। ऐसे में दोनों पक्षों में विश्वास की कमी की खाई को पाटना सबसे जरूरी है। ये खबर भी श्रीलंका से है। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्हें मंगलवार को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह साल 2000 में सिरिमाओ भंडारनायके के बाद इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला नेता बन गई हैं। नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) की 54 वर्षीय नेता अमरसूरिया को राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने शपथ दिलाई। दिसानायका ने खुद समेत 4 सदस्यों को मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है। अमरसूरिया को न्याय, शिक्षा, श्रम, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा निवेश मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवंदने की जगह जिम्मेदारी ली है। दिनेश गुणवंदने ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विजिता हेरात और लक्ष्मण निरपुणाची ने मंत्री पद की शपथ ली। एनपीपी सांसदों विजिता हेरात और लक्ष्मण निरपुणाची ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वे संसद भंग होने के बाद कार्रवाई कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे। संसदीय चुनाव नवंबर के अंत में हो सकते हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि संसदीय चुनाव नवंबर के अंत में हो सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद 56 वर्षीय दिसानायका ने रविवार को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। आइए अब हम बात करें इसराइल की। इजरायली सेना द्वारा लेबनान में किए गए हवाई हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1645 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हवाई हमले में बिन्ट जेबिल, एतारोन, मजदल, सेलेम, हुल्ला, टूरा, क्लेले, हारिस, नबी तरैया, समेस्टार, हरबत्ता, लिबवाया और सोमोर सहित दर्जनों शहरों को हुए। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र समन्वय ने कहा कि राजनयिक प्रयासों को सफल होने की गुंजाइश दी जानी चाहिए कि दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र की स्थिरता खतरे में है। रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में 100 से अधिक रॉकेट दागे थे। रॉकेट इसराइल के हाइफा शहर के पास गिरे थे। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए थे। वही रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम ने खुली लड़ाई का ऐलान किया था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें एक एयरबेस और सैन्य उत्पादन सुविधाएं शामिल थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी क्षेत्रों में इजरायली हमलों में 3 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि 2 लड़ाकू मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 20 सितंबर को उत्तरी इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। लेबनान ने रात भर में 150 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इसके बाद भड़की इजरायली सेना ने पलटवार में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर पर था, जो सीधे चीफ हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करता है। इसराइल ने हमास के साथ गाजा युद्ध के बाद उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह के हमले के चलते उत्तरी इसराइल के सीमावर्ती इलाकों से लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि उत्तरी सीमा के निवासियों को अपने घरों में सुरक्षित वापसी तक हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इजरायली जनता को संयम दिखाना होगा। उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के सरकारी और सेना के हमलों के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की थी। ऑस्टिन को हिजबुल्लाह की धमकियों की जांच की। इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमले शुरू करने की हिजबुल्लाह की क्षमता को कम करने और हमले जानकारी दी गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि उत्तरी सीमा पर सुरक्षा संतुलन में बदलाव किया जा रहा है। इजरायल मुश्किल दिनों का सामना कर रहा है। उन्होंने इजरायल की जनता से एकजुट रहने का आह्वान किया है। तेल अवीव में सेना के मुख्यालय में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मैंने वादा किया था कि हम उत्तर में सुरक्षा संतुलन
शक्ति संतुलन बदल देंगे। ठीक यही हम कर रहे हैं। अब तक की लड़ाई में लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने का संकल्प लिया है। वहीं लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकर लगातार हमले जारी रखे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक गाज़ा में युद्ध विराम नहीं हो जाता तब तक वो अपने हमले जारी रखेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने इसराइल और मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध की कोशिश करने और ईरान को इसमें फंसाने के लिए जाल बिछाने का आरोप लगाया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।